हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रेडियो थेरेपी। आज हम रेडियो थेरेपी के एमसीक्यूज़ देखेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने कमेंट करके बोला था कि आप रेडियो थेरेपी के ऊपर भी एमसीक्यूज़ बनाओ, तो आज ये मैंने पहला वीडियो तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें रेडियोग्राफी Q&A चैनल को इसी तरह की वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, द स्मॉलेस्ट सब डिविजन ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज ऑप्शन ए मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी एटम, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एटम। एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है। किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट सब डिवीजन एटम होता है। यहाँ पर ऊपर जो इमेज है ये एटम की इमेज है, और जो सेंटर में है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एटम के ग्रुप को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। नीचे जो इमेज है ये मॉलिक्यूल की है। ठीक है, इसमें दो या दो से ज़्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ पावर इज ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी कॉलम, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी फैराड। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वॉट। तो पावर की यूनिट होती है वो वॉट होती है, एसआई यूनिट। ठीक है, पावर की जो एसआई यूनिट है वो वॉट होती है। ठीक है, पावर क्या होता है? पावर होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? इस पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पे इसको हम डिनोट करेंगे W अपॉन T से। और एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। कूलम एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, और जो फैराड होती है वो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? ये होता है रेशियो होता है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन आइदर कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। इसका फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन U मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा एंड बीटा रेडिएशन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ऑप्शन ए पार्टिकल रेडिएशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्शन सी लाइट रेडिएशन, ऑप्शन डी नन। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पार्टिकल रेडिएशन। जो अल्फा और बीटा रेडिएशन होती है वो एक तरह की पार्टिकल रेडिएशन होती है। अल्फा और बीटा दोनों रेडिएशन पार्टिकल रेडिएशन से बिलोंग करते हैं, मीन्स ये पार्टिकल रेडिएशन होती है एक तरह से। ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम के न्यूक्लियस होता है। जो हीलियम के न्यूक्लियस होता है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है उसके अंदर। ठीक है, दूसरी तरफ बीटा पार्टिकल है एक हाई एनर्जी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, जो बीटा डीके है वो दो तरह का होता है, बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। अगर बीटा माइनस डीके हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। ठीक है, और अगर बीटा पॉजिटिव डीके है तो उसमें पॉजिट्रॉन इजेक्ट होता है। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं, इसमें कार्बन का डीके दिखाया गया है। ऊपर वाली इमेज में कार्बन माइनस डीके है, इसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। ठीक है, नीचे वाली इमेज में बीटा पॉजिटिव डीके है इसमें। ठीक है, तो उसमें पॉजिट्रॉन एमिट होगा। पॉजिट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल ऑन विच मोस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर वर्क्स इज ऑप्शन ए म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन बी सेल्फ इंडक्शन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ऑप्शन डी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए म्यूचुअल इंडक्शन। जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसका प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर फैराडेज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन होता है अगर दो कॉइल को हम पास में रखते हैं, अगर एक कॉइल में करंट पास किया जाता है तो उसमें करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो उसके सेकेंडरी कॉइल है उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। म्यूचुअल का मतलब होता है यहाँ पर साथ साथ। अगर हम एक कॉइल में करंट पास करते हैं तो दूसरे कॉइल में ऑटोमेटिकली करंट अपने आप ही इंड्यूस हो जाता है। इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। सेल्फ इंडक्शन मीन्स अगर किसी कॉइल में हम करंट चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो भी चेंज होता है, और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है कॉइल में। ठीक है, इस फिनोमिनन को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, when a projectile electron interacts with an inertial electron of target atom, the option A X-rays are produced, option B characteristic radiation is produced, option C Bremsstrahlung radiation is produced,
ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मस्ट्रॉलिंग रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड। जब कोई प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो उसमें ब्रह्मस्ट्रॉलिंग रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। चलिए इस इमेज के थ्रू हम समझते हैं कि ब्रह्मस्ट्रॉलिंग रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होती है। जब कोई हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन किसी एटम के फील्ड में एंटर करता है, तो उस एटम का जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड होता है वो उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है और वो दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो एक्सरे की फॉर्म में जनरेट होता है। ब्रह्मस्ट्रॉलिंग रेडिएशन को हम ब्रेकिंग रेडिएशन या डिसेलरेशन रेडिएशन भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन क्या होती है, चलिए इस इमेज में देखते हैं। जब कोई हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन किसी एटम के सर्कल में एंटर करता है, तो उसमें जो इनर सर्कल होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको इजेक्ट कर देता है अपनी स्पीड से। जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है वहाँ पर। उसको फिल करने के लिए आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन उसमें आता है, ठीक है। तो इस तरह जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के रूप में जनरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, SI यूनिट्स फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ रेडिएशन इज ऑप्शन ए ग्रे, ऑप्शन बी कूलम पर केजी, ग्रे, सीवर्ट एंड बैकवेल, ऑप्शन सी ग्रे, सीवर्ट, ऑप्शन डी रोंजन एंड सीवर्ट। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कूलम पर केजी, ग्रे, सीवर्ट एंड बैकवेल। यहाँ पर क्वांटिफिकेशन का मतलब है किसी रेडिएशन डोज को मेजर करने के लिए जो भी हम यूनिट्स यूज़ करते हैं वो क्या होती हैं। तो वो होती हैं कूलम पर केजी होती है, ग्रे होती है, सीवर्ट होती है और बैकवेल होती है, ठीक है। नीचे जो एक ये इमेज दी गई है, इसमें पूरा टोटली बताया गया है कि किसकी एसआई यूनिट क्या होती है और कन्वेंशनल यूनिट क्या होती है। सबसे पहले हमारा एक्सपोजर की जो कन्वेंशनल यूनिट होती है वो रोंजन होती है और एसआई यूनिट कूलम पर केजी होती है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा डोज, इसकी जो कन्वेंशनल यूनिट है वो रेड होगी, ठीक है। जो एसआई यूनिट है वो ग्रे होती है। 1 ग्रे 100 रेड के इक्वल होता है, ठीक है। थर्ड है हमारा डोज इक्विवेलेंट, ठीक है। इसकी कन्वेंशनल यूनिट है रैम, ठीक है। एसआई यूनिट है सीवर्ट, 1 सीवर्ट 100 रैम के इक्वल होती है, ठीक है। चौथा है हमारा एक्टिविटी, ठीक है। इसकी कन्वेंशनल यूनिट है क्यूरी, ठीक है। और एसआई यूनिट है बैकवेल, ठीक है। 1 मिली क्यूरी इक्वल होती है 37 मिली बैकवेल के। यहाँ पर जो एसआई यूनिट्स दी गई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, तो आपको ये सारे यूनिट्स अच्छे से ज़रूर याद होनी चाहिए। Question number 7, the decay of cobalt 60 to cobalt 60 is an example of which decay process? Option A nuclear fission, option B electron capture, option C internal conversion, option D beta decay। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बीटा डिके। जब कोबाल्ट 60 का डिके होता है तो वो एक तरह का बीटा डिके प्रोसेस होता है। मीन्स इसके डिके में बीटा पार्टिकल एमिट होता है। कोबाल्ट 60 का जो डिके होता है एक तरह का बीटा डिके है, क्योंकि इसमें बीटा पार्टिकल एमिट होता है, ठीक है। जो कोबाल्ट 60 की जो हाफ लाइफ होती है 5.27 ईयर्स होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है आपको, इसकी हाफ लाइफ। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उसको आपको याद रखना है इसका हाफ लाइफ कितनी होती है, ठीक है। जब कोबाल्ट 60 वो डिके होता है निकल 60 में, ठीक है, विद एन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रोनो, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रॉनो क्या होता है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि वेरी सिमिलर होता है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। उसमें कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रैक पीक इज एग्जिबिटेड बाय ऑप्शन ए न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन बी प्रोटॉन्स, ऑप्शन सी एक्सरेज, ऑप्शन डी गामा रेज। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटॉन्स। ब्रैक पीक्स प्रोटॉन्स के द्वारा एग्जिबिट किया जाता है, ठीक है। ब्रैक पीक क्या होता है, ब्रैक पीक जब प्रोटॉन्स को हम ट्यूमर वाले साइड पर टारगेट करके छोड़ा जाता है, तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो टारगेट पर जाके अपनी सारी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इसी को हम ब्रैक पीक बोलते हैं, ठीक है। जो ब्रैक पीक का जो फिनोमिनन है इसको हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। जब प्रोटॉन बीम को हम ट्यूमर वाली साइड पर टारगेट करके छोड़ा जाता है, तो जो प्रोटॉन बीम होती है वो साइड पर जाकर और या टारगेट पर जाकर अपनी सारी एनर्जी को रिलीज़ करती है, ठीक है। और ये हमारे ट्यूमर के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 9, द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर अ फोटोन टू इंटरैक्ट बाय पेयर प्रोडक्शन इज ऑप्शन ए 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 2.044 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी फोटोन के पेयर प्रोडक्शन के लिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। और जो पेयर प्रोडक्शन होता है वो जनरली हाई एनर्जी रेस के केस में होता है, जैसे कि गामा रेस। पेयर प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दो तरह के पार्टिकल का एमिशन होता है। जब कोई गामा रे किसी न्यूक्लियर से इंटरैक्ट करती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दो तरह के पार्टिकल एमिट होते हैं, ठीक है। इसी को हम पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 इज ऑप्शन ए 5.27 ईयर्स, ऑप्शन बी 5.3 डेज, ऑप्शन सी 30 ईयर्स, ऑप्शन डी 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5.27 ईयर्स। कोबाल्ट 60 की जो हाफ लाइफ होती है 5.27 ईयर्स होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है इसकी हाफ लाइफ, ठीक है। जो कोबाल्ट 60 होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। कोबाल्ट 60 बीटा डीके के द्वारा डीके होता है, ठीक है। इसमें बीटा पार्टिकल एमिट होता है और ये एक नॉन रेडियो एक्टिव निकल में कन्वर्ट हो जाता है। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है 27 होता है, जो एटॉमिक मास होता है वो 58.9 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच साइट इज नॉट ट्रीटेड विद HDR ब्रैकीथेरेपी? ऑप्शन ए कैंसर लंग कैंसर, ऑप्शन बी इसोफेजियल कैंसर, ऑप्शन सी पिट्यूटरी एडिनोमा, ऑप्शन डी सर्वाइकल कैंसर। यहाँ पर इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसोफेजियल कैंसर। ईसोफेगस के कैंसर को HDR ब्रैकीथेरेपी से ट्रीट नहीं किया जाता है। ईसोफेगस को कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम EBRT या एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर HDR का मतलब है हाई डोज रेट ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी एक तरह का इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होता है जिसमें हम बाहर से रेडिएशन नहीं देते हैं। इसमें किसी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है उसको हम बॉडी के अंदर ही प्लांट कर देते हैं, ठीक है। उससे जो रेडिएशन निकलती है वो कैंसर सेल्स को मारती है, ठीक है, और उससे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है।